बार ये इसमें बहुत लोगों का डिमांड था कि सर कुछ टॉपिक्स वगैरह भी आप लेके आइए यूट्यूब पे। तो 71st पे पीएससी जो आरोही 1.1 वो बैच चल रहा है, उसका टॉपिक इस वीक का जो है वेस्टर्न एजुकेशन है। तो उसका वीडियो भी आपको जल्द देखने को मिलेगा। और साथ में जवाहरलाल नेहरू जो थिंकर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें समझ में आती नहीं है और यहाँ क्वेश्चन फिक्स होता है कि आएगा। साथ ही में कंट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन द नेशनल मूवमेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा, यहाँ से टॉपिक से सवाल आपके बनते हैं और बनते रहेंगे। तो हम जो अपना पढ़ाने का तरीका है कि पहले उस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी मेंस में, पहले उसको आपको दिखाएंगे। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, उस बाउंड्री के हिसाब से अपने टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। और जो भी नया बैच हमारा आ रहा है उसमें भी इस तरह के आपके जो भी हमारे वीकली टॉपिक होंगे उस तरह से आपको वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्योंकि टेस्ट सीरीज है लेकिन आपको सारे वीडियोज़ प्रोवाइड करा के आपको कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले टॉपिक को कवर करते हैं, आते हैं। सबसे पहले नेहरू वाले टॉपिक को कवर करेंगे और देखते हैं इसमें आज तक क्या प्रश्न नेहरू से पूछे गए हैं। उसके बाद से हम लोग आएंगे राजेंद्र प्रसाद पे। तो अभी तक देखा जाए तो नेहरू से प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं तो आप देखिएगा। तो पहला प्रश्न है कि सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार पूछे गए हैं। सेशन आपका बाइलिंगुअल होगा। ये है डिस्कस द नेहरू व्यूज ऑन द कम्युनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, तो ये पूछा गया आपका। दूसरा क्वेश्चन नेहरू और धर्मनिरपेक्षता पर संक्षिप्त टिप्पणी, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन नेहरू एंड सेकुलरिज्म। ठीक है, आप आइएगा जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति जो है कि प्रमुख लक्षणों को यानी कि फॉरेन पॉलिसी, एग्जामिन द मेन फीचर्स ऑफ द जवाहरलाल नेहरूज फॉरेन पॉलिसी 60-62 में पूछा गया। इसके बाद से आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका, रिव्यू नेहरूज रोल इन द क्रिएशन ऑफ द मॉडर्न इंडिया 56-59 में ये सवाल पूछे गए हैं। ये सारे सवाल आपके बने हुए हैं। आप चाहे तो यहाँ से इंग्लिश में आप इसको देख सकते हैं। प्रश्न आपका इंग्लिश में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखने से हम लोग को क्या 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 पता चलता है। यहाँ पर हम देखें तो हम सबसे पहले निष्कर्ष निकाले। एक तो आपका सेकुलरिज्म पे आपको नेहरू का पता होना चाहिए। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स वगैरह पूछे या लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। दूसरा टॉपिक है कि नेहरू का जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, उसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। और तीसरा है कि मॉडर्न इंडिया का निर्माण में नेहरू की क्या भूमिका रही, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो आज तक यही प्रश्न बने हैं। सोशलिज्म पे, समाजवाद पे अभी तक प्रश्न नहीं बना है। तो आप चाहे तो उस टॉपिक से देख सकते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के क्या विचार थे। देखिए, धर्मनिरपेक्ष जो होता है, धर्म का निरपेक्ष का मतलब होता है कि सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि स्टेट यानी कि राज्य, राज्य का मतलब कोई स्टेट बिहार और उत्तर प्रदेश नहीं। सेकुलरिज्म मतलब कि स्टेट का मतलब हो गया कि कोई भी देश। ठीक है, तो कोई भी देश जो है आपको किसी भी अपने यहाँ धर्म में क्या करेगा, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यानी कह सकते हैं कि स्टेट और रिलीजन, राज्य और धर्म का क्या क्या होगा, मतलब कि अलग अलग रहेगा। ये कहा जाता है वेस्टर्न जो मॉडर्न हमारा वेस्टर्न कल्चर रहा है उसमें रहा है कि राज्य में क्या होगा, धर्म का कोई क्या होगा, हस्तक्षेप नहीं होगा, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो क्या भारत में भी, मैंने कहा कि ये वेस्टर्न मॉडर्न हमारा अवधारणा है कि पश्चिमी देशों में ऐसा कहा जाता है कि राज्य होगा जो धर्म में बिल्कुल क्या करेगा, इंटरफेरेंस नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह हमारा वहाँ का प्रचलित अवधारणा है। तो क्या भारत में भी अवधारणाएं ये मौजूद है? देखिए, भारत में तो जो भी अवधारणा वो बताएंगे ही, साथ में ये बताएंगे कि एक्चुअल नेहरू का इस पे व्यू क्या था, नेहरू क्या कहते थे सेकुलरिज्म पे, यानी कि मतलब ये कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू का एक्चुअली क्या विचार था, ये भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए वेस्टर्न में, तो हमने देखा कि राज्य, स्टेट और धर्म बिल्कुल अलग अलग रहेंगे। देखिए, नेहरू भी जो थे ना, एक तरह से नेहरू को देखा जाए तो नेहरू भी क्या थे, एक तरह के सेकुलर थे, यानी कि धर्मनिरपेक्ष थे, कट्टर उसके समर्थक थे। उनका मानना था कि राज्य में धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, नेहरू का भी ये कहना था। लेकिन अगर रियल वे में देखिएगा तो नेहरू ये भी कहते थे, क्योंकि संविधान बना तो संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका थी, जवाहरलाल नेहरू की भी एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इनका मतलब हो गया कि इनका कहना था कि राज्य और धर्म में हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन अगर चाहेगा तो राज्य जो है धर्म के हित के लिए अपना एक पॉलिसी बना सकता है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जैसे भारत है तो भारत का कोई धर्म नहीं है, तो नेहरू का कहना था कि किसी कम्युनिटी या फिर कह सकते हैं किसी धर्म के आधार पे कोई देश का नाम नहीं हो सकता है। जैसे लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है हिंदू राष्ट्र,
ठीक है, तो वो ऐसा कहने लगे, तो उनका कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान की बात किया जाए तो हिंदू राष्ट्र ही नहीं बनेगा, हिंदू हो गया, इसमें मुस्लिम भी रहते हैं, तो वैसे देखा जाए तो ये अलग अलग राष्ट्र बन जाएंगे। तो यहाँ केवल दो राष्ट्र, भारत को दो स्टेट नहीं बनाना पड़ेगा, बल्कि कई स्टेट्स बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। तो भारत जो है 4 देशों में बट जाएगा। तो उनका कहने का मतलब था कि हिंदू राष्ट्र या फिर हिंदू हिंदू जो है किसी देश को इंडिकेट नहीं करता है। तो उनका मतलब था कि किसी धर्म विशेष से किसी देश का संबंध नहीं होना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान नाम सुनते ही क्या आता है, वर्ड मुस्लिम आता है आपको। तो ऐसा नहीं है कि किसी देश, कोई भी देश बने तो धर्म के आधार पे ना बने। सिंपल सी बात यही था कि रिलीजन के आधार पे किसी स्टेट का फॉर्मेशन नहीं हो, ये क्या था, नेहरू का कहना था। लेकिन ये भी भारत में कहा जाता है, इनका कहना था कि कोई इस अगर किसी धर्म के लिए विशेष, अगर कोई मतलब कह सकते हैं कि इक्वलिटी के लिए, समानता के लिए, या फिर कह सकते हैं कि मतलब कि इक्वलिटी के लिए कह सकते हैं, या फिर किसी के वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, किसी सामाजिक कल्याण के लिए अगर धर्म में हस्तक्षेप मतलब कि धर्म में हस्तक्षेप नहीं, उस धार्मिक लोगों में हस्तक्षेप करता है कोई राज्य, तो ये गलत नहीं है। मतलब कि किसी का कल्याण के लिए, जैसे कहा जाता है कि भारत में आज़ादी के बाद से क्या अनटचेबिलिटी जो लॉ आए, जो भी आपको छुआछूत जो भी नियम आए उसको संविधान में सम्मिलित किया गया, तो कहीं ना कहीं ये तो धर्म पे हस्तक्षेप एक तरह से हुआ। हस्तक्षेप नहीं, लेकिन ये धर्म में हस्तक्षेप नहीं है, लोगों के कल्याण के लिए, वेलफेयर्स के लिए क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं, ना कि उनके भावना को ठेस पहुंचाने के लिए। क्योंकि कहा गया है भारत में, संविधान में भी कहा गया है कि भारत जो है, भारत के राज्य के धर्म में आप देखिएगा तो कहा गया राज्य के धर्म में आपको किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी कि कोई धर्म जो कोई स्टेट होगा या स्टेट का प्रमुख होगा, वो किसी के धर्म में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करेगा। उनका क्या होगा, धर्म से और इसका बिल्कुल अलग संबंध होगा। तो एक्चुअली नेहरू का कहना भी यही था कि अगर हम इक्वलिटी के लिए, समानता के लिए, किसी के वेलफेयर कल्याण के लिए, इंटीग्रिटी के लिए अगर हम इन भावनाओं का प्रयोग करते हैं, धार्मिक भावनाओं का सहारा लेते हैं, तो ये कोई गलत नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी कट्टर समर्थक थे कि धर्म और राज्य को अलग होना चाहिए, लेकिन लोगों के कल्याण के लिए इसको आप डिक्रेट कर सकते हैं। इस तरह की इनकी अवधारणाएं थी। अब चाहे तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चाहे तो इसको डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, तो आप यहाँ से इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं, इन चीज़ों को आसानी से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप केवल धर्म भी इंटरफेयर नहीं करेगा राज्य में, और राज्य भी धर्म में इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से वो चीज़ें बैलेंस बनाना जरूरी होता है। अब कई लोगों को लग रहा है कि सर जो बता रहे हैं इसका कोई नोट्स वगैरह, तो देखिए जो भी पेड बैच होगा इसका हमको नोट्स उसमें आपको अवेलेबल हो जाते हैं, जो भी टेस्ट टॉपिक आते हैं वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर भी देखिएगा तो आरोही बैच जो है हमारा, इसका दूसरा फेज आ चुका है। ये 26 नवंबर नहीं, इसका स्टार्टिंग पीपीओ का एग्जाम देकर 30 नवंबर को हमारा पहला नोट्स और टॉपिक जाएगा आपको, और इसमें टोटल 35 टेस्ट हम लोग कराएंगे, ऑनलाइन मोड में होगा, जिसमें 29 सेक्शन और 6 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। ऑफर फी में आपका 2000 फी घटा के 2500 पहले फी था, इसको तो घटा के हमने 1500 कर दिया है। इनरोल करना तो 91 17 16 63 47 पे व्हाट्सअप करके हमारे साथ इनरोल कर सकते हैं, और ऐसे सेशन का जूम पे एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इस सेशन को हमने यूट्यूब पे पब्लिक किया है, सारे सेशन पब्लिक नहीं होते हैं। में इसमें क्या फीचर्स मिलेगा, आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों अलग अलग ग्रुप्स होंगे, वीकली टॉपिक कवर किया जाएगा जूम सेशन के माध्यम से, लाइव रिकॉर्डेड सारी चीज़ें मिलती है इसमें। पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवर किया जाएगा टेस्ट के माध्यम से, एक्सपर्ट फैकल्टीज और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। टेस्ट से पहले आपका टेस्ट टॉपिक और नोट्स प्रोवाइड किया जाएंगे, इंक्लूडिंग एसे का कहीं मिलता नहीं है, हमने एसे का भी नोट्स प्रोवाइड करेंगे। आंसर राइटिंग, रैंक लिस्ट, टॉपर्स, कॉपी, मॉडल आंसर आफ्टर टेस्ट, सैटरडे संडे टेस्ट आपको वीकली मिलेगा। सैटरडे को जीएस हिस्ट्री से स्टार्ट होगा, और संडे को आपका एसे का टेस्ट होगा, 7 PM इसका टाइम होता है। सारे प्रोसेस आगे चल के बता देंगे आपको। 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप करके हमें किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं। फी 1500 रखा गया है, आज एनरोल कर सकते हैं आप इस फी पे, आज और कल, मतलब कि 28 और 29 को, क्योंकि 30 से बैच स्टार्ट हो रहा है। दूसरा टॉपिक हमारा था फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति जो नेहरू का रहा था। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय भारत के पास बहुत बड़े चैलेंज थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो उसके बाद से पूरा देश जो था बाइपोलर हो गया था, 2 ध्रुवों में पूरा विश्व बंट चुका था। एक रसिया यूएसएसआर यानी कि साम्यवादी, यानी कि कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट के समर्थक, और दूसरा यूएसए की बात करते हैं उधर, तो यूएसए आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं तो उधर आपका कैपिटलिस्ट, वो लोग समर्थक थे। तो पूरा विश्व जो है 2 ध्रुवों में बंट गया था, इसमें कुछ देश शामिल थे, इसमें कुछ देश शामिल थे। ये सारी कहानी पता होगा। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत पे भी प्रेशर पड़ने लगे कि भारत जो होगा किस तरफ शामिल होगा।
ठीक है। तो ये बड़ा चैलेंज था भारत के लिए भी। तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे, और इन्होंने कभी भी किसी देश के जाने के समर्थन में अपना योगदान नहीं दिया, और ना ये समर्थक थे कि किसी हम गुट के पक्ष में जाएंगे। तो ना ये यूएसएसआर के पक्ष में गए, ना ये यूएसए के पक्ष में गए, और ये इन्होंने एक अपना अलग ये बना लिया कि हम किसी में क्या करेंगे, किसी के पक्ष में नहीं होके हम दोनों से सहारा ले सकते हैं, यानी किसी के पक्ष में ना हो कि हम दोनों से हेल्प ले सकते हैं। यानी अगर आप यूएसएसआर के साथ जाते हैं तो आपको यहाँ पर दिक्कत होगा, क्योंकि बाउंड्री जो है यूएसएसआर का आपको लगता है कि भारत से लगता है, लेकिन अगर तो यहाँ तो आप अगर यूएसए के साथ जाते हैं तो बाउंड्री यूएसएसआर के साथ लगता है, तो ये खतरा भारत के लिए भी था। अगर या साथ ही में आपको यूएसए का जो भी टेक्निकल चीज़, अगर यूएसएसआर के साथ जाते हैं तो जो भी यूएसए से आपको टेक्निकल चीज़ें या वेस्टर्न चीज़ें मिल पाती, वो नहीं मिल पाती आपको। तो तरह तरह के चैलेंजेस थे उस समय। तो नेहरू ने एक अलग पॉलिसी अपनाया जिसको कहा जाता है गुटनिरपेक्ष। तो सबसे पहले नेहरू के फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति में जिक्र करिएगा गुटनिरपेक्ष टर्म का, क्योंकि आपके आंसर में अगर गुटनिरपेक्ष नहीं आता है तो समझिए कि आपका आंसर ही क्या है, अधूरा है। तो नॉन अलाइंड जिसको कहा जाता है गुटनिरपेक्ष की अवधारणा नेहरू ने स्टार्ट किया, और इस अवधारणा में उन्होंने कहा कि कोई जो देश है, हम लोग किसी भी दोनों गुटों में से किसी देश गुट के समर्थक नहीं होंगे, बल्कि दोनों का हम सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक गुटनिरपेक्ष की भावना का आप जिक्र कर सकते हैं। गुटनिरपेक्ष क्या था, तो आप जिक्र कर सकते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत के पास कैसे विश्व में दो ध्रुवों में बटे थे, किसके पक्ष में जाना था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसके पक्ष में नहीं। तो नेहरू ने इससे अलग होकर एक भावना सोची कि हम किसी के पक्ष में नहीं जाएंगे, इस नीति को गुटनिरपेक्ष कहा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हैं। लेकिन गुटनिरपेक्ष जब लिया गया तब भी कई सारे आलोचनाएं लोग किए कि राष्ट्रीय हित को उपेक्षा किया जा रहा है, साथ में आप कई लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा को स्पष्ट नहीं किए, कोई भारत का नेहरू का राय ही नहीं है कि इंटरनेशनल जो अफेयर्स होगा इनका कैसा होगा, स्पष्ट इस पर राय नहीं है, संस्थागत ढांचे का अभाव था, स्ट्रक्चरल ढांचे का अभाव था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको गुटनिरपेक्ष की भी देखी गई। खैर हम प्रॉब्लम्स पर भी बात नहीं करेंगे, लेकिन इसके पहले मैंने कहा कि कभी भी गुटनिरपेक्ष नीति का आप क्या करिएगा, जिक्र करिएगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम फास्ट थोड़ा चल रहा है क्योंकि टॉपिक्स ज़्यादा है। दूसरा चीज़ आप बात करते हैं, पंचशील की बात करते हैं। तो कभी भी आपके फॉरेन पॉलिसी में दो चीज़ों का आना चाहिए, गुटनिरपेक्ष, दूसरा पंचशील। ठीक है, तो पंचशील में आप देखिएगा, तो पंचशील में हम क्या इंक्लूड करते हैं। पंचशील आया कब, 1954 में आया। पंचशील में इसमें 5 सिद्धांत दिए गए थे, और उस 5 सिद्धांतों में क्या क्या कहा गया था इसको थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में जिक्र करेंगे। ये पंचशील में इन्होंने कहा कि 5 सिद्धांत दिया, और इसमें इन्होंने कहा कि पहला सिद्धांत था कि कोई भी दोनों देश, चीन के संबंध में दिया गया था, और कहा गया था कि दोनों देश क्षेत्रीय अखंडता और सार्वभौमिक प्रभुत्व का आदर करेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी देश किसी के मतलब कि अखंडता का, कह सकते हैं कि इंटीग्रिटी का, या फिर कह सकते हैं कि सॉवर्डिनिटी का क्या क्या करेगा, ख्याल रखेगा, और ये एक दूसरे का क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। इन्होंने पहला पंचशील का सिद्धांत ये था। एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ कि नोट्स इसका तो आपको ग्रुप में, आपको पेड ग्रुप में इसका नोट्स मिल जाता है। तीसरा है कि एक दूसरे के आंतरिक मामले में, इंटरनल अफेयर्स जो होते हैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। दोनों देश होगा समानता। चौथा हो गया, दोनों देश समानता तथा परस्पर लाभ के सिद्धांत को स्वीकार करेंगे। ठीक है, इक्वलिटी और पर्सनल जो भी आपका लाभ होगा उसको दोनों देश क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। साथ में पांचवा जो होगा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना का सिद्धांत का स्वीकार करेंगे। दोनों पर शांतिपूर्ण से, पीसफुल तरीके से रहेंगे। अब आपको कभी फास्ट लगे वीडियो तो इसको रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा। ये क्या था, पंचशील का 5 सिद्धांत था, इसका जिक्र कर लीजिएगा, एक बात हो जाएगा। ठीक है, अब कहा जाता है कि विदेश नीति के बहुत सारे पक्ष इसके अलावा भी थे कि भारत जो है कभी कभी यूएसएसआर की तरफ झुकता हुआ दिखा, कभी कभी यूएसए के संबंध में देखा। कई बार विदेश नीति की आलोचना भी की जाती है। कश्मीर का मुद्दा हो गया कि कश्मीर के मुद्दे पे यूएन में नेहरू का कहना चीज़ें। उसके अलावा 1962 में आपका इंडिया चाइना जो वार हुआ था उसमें जो है नेहरू की आलोचना की जाती है। तो आलोचना को एक बार आप चाहें तो नोट से देख सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। चलिए, मॉडर्न इंडिया के निर्माण में अब नेहरू की भूमिका, ये इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका, क्योंकि मैं जल्दी चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। देखिए, पहला मॉडर्न इंडिया के निर्माण में नेहरू की भूमिका क्या हो सकती है। सबसे पहली भूमिका ये हो सकती है कि 1952 में, सबसे पहले 1951 में, आपको 1950 में चलते हैं, आपको प्लानिंग कमीशन आया। ठीक है, ये भी मॉडर्न इंडिया के निर्माण में इनकी भूमिका थी। प्लानिंग कमीशन बना और 1951 से क्या हो गया, 5 ईयर प्लान आने लगे। अब इस 5 ईयर प्लान में बहुत सारी चीज़ें बनी, जैसे कि आपको कह सकते हैं कि आगे जाइएगा तो सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की गई। सेकंड 5 ईयर प्लान में आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की गई, और उसमें आपको कह सकते हैं इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात की गई। उसके अलावा भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट हो गया, दामोदर वैली प्रोजेक्ट हो गया। इन सारी चीज़ों को क्या किया गया, प्रमोट किया गया।
तो प्लानिंग कमीशन से इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। साथ में आप अगला टॉपिक देखिएगा तो इसमें आप देखिएगा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि साइंस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भी हुआ, क्योंकि 1954 में आपको पता है कि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, ये अलग स्टार्ट किया गया था एक। और 1962 में क्या बना था, विक्रम साराभाई के निर्देशन में इनको स्पार यानी कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, यही आगे चलकर क्या बना, इसरो बना 1969 में, आपको पता होगा। ठीक है, तो इस बार इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो पहला चीज़ मैंने जिक्र कर दिया कि कैसे, और दूसरा चीज़ भी जिक्र कर दिया कैसे हुआ, और तीसरा चीज़ आपका क्या है कि कम्युनिटी जो है, कह सकते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को क्या किया गया 1952 में प्रमोट किया गया, ये भी क्या है आपका इंपॉर्टेंट एक पहलू था। और अगर आते हैं चौथे पहलू पर, चौथा मिक्स्ड इकोनॉमी की बात इन्होंने किया कि मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की, ये भी क्या था, एक इंपॉर्टेंट पहलू था। पांचवा पे आते हैं पंचायती राज सिस्टम की इन्होंने बात किया। पंचायती राज सिस्टम में 1959 में नागौर राजस्थान से इन्होंने पंचायती राज सिस्टम की बात की। उसी को मॉडर्न हिस्ट्री में भी मॉडर्न इंडिया के निर्माण में इनकी भूमिका एक तरह से कही जाती है। साथ में मॉडर्न इंडिया के निर्माण में आपका इनकी फॉरेन पॉलिसी का भी थोड़ा बहुत जिक्र कर सकते हैं कि इनकी फॉरेन पॉलिसी जो रही क्या रही, नॉन अलाइंड यानी कि गुटनिरपेक्ष रही, और साथ में पंचशील के सिद्धांत को इन्होंने समर्थन किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रही, चाहिएगा तो नोट्स में इसको डिटेल में दिया गया, आप वहाँ से एक बार पढ़िएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं राजेंद्र प्रसाद की भूमिका। आते हैं राजेंद्र प्रसाद, सबसे पहले आपको पता होगा जीरादेई सिवान के रहने वाले हैं, वहाँ उनका जन्म हुआ। और पता होगा कि सबसे पहले ये 1905 में, आपको पता होगा कि 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और 1906 में स्टेप वाइज बताइएगा, शॉर्ट नोट्स आएगा राजेंद्र प्रसाद पे कि 1905 की मैंने बात किया, 1906 में इन्होंने क्या किया, स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का गठन किया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं तो 1917 में आइएगा, तो 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके बाद से 1920 से 22 के फेज में आइएगा तो इन्होंने असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था उसमें भी इन्होंने, नमक सत्याग्रह में भी, असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाकी आगे चलेगा तो असहयोग कह सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में भी इनका योगदान था। ठीक है, भागलपुर में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पहलू इसका हो सकता है। इसके अलावा आप भी बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, जो भी बिहार विद्यापीठ बना था सहयोग आंदोलन के समय, सदाकत आश्रम बना था, गांधी जी के साथ इनकी भी इसमें इनकी भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट रही थी। साथ में आप आगे बढ़िएगा तो 1934 में, 1935 में, 1947 में, ये 1934 में अध्यक्ष रहे थे, 35 में अध्यक्ष रहे थे। 1947 में जेबी कृपलानी जब राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष से इस्तीफा दिया तब भी ये क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। ठीक है, आप चाहे तो एक बार और बता सकते हैं कि आपको सुभाष चंद्र बोस के भी इस्तीफे के बाद से क्या बने थे, एक बार आपको ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। आप कमेंट करके बताइएगा कब इस्तीफे पे बने थे। ठीक है, साथ ही में आप जाइएगा 1946 में तो अंतरिम सरकार का जब गठन किया गया तो इनको मिला था डिपार्टमेंट, एक खाद्य एवं कृषि मंत्री का डिपार्टमेंट मिला था। साथ में आप अगर आगे जाइएगा तो संविधान सभा के अध्यक्ष भी बने थे। बहुत सारे इनके बारे में चीज़ें हैं, तो आप चाहे तो फ्लो चार्ट और डिस्क्रिप्शन में इसको चीज़ों को लिख सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। मज़ा आ गया ना सेशन में, छोटा सा सेशन 18 मिनट का रहा लेकिन काफ़ी लंबा टॉपिक हम कवर कर लिए। और इसके साथ आपको एक नोट्स रहेगा, तो चीज़ों को केवल देखिएगा तो सारी चीज़ें आपको दिखने लगेगी। ठीक है, अगर हमारे बैच के साथ इनरोल करना चाहते हैं 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप करके हमारे साथ इनरोल कर सकते हैं। हमारा बैच जो है 30 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। ऑफर फी आज 28 नवंबर और 29 नवंबर को आप मात्र 1500 में देकर आप इनरोल कर सकते हैं। तो जल्दी इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके हमसे संपर्क करें। कैसा लगा सेशन बताइएगा, और क्या ऐसे सेशन का और डिमांड है कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे किसी अगले सेशन में, तब अपना ख्याल रखिए। सेशन देखने बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।